नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं अपनी टॉपर जर्नी की। तो कल हम सब ने देखा था इंग्लिश अनिवार्य का, यानी इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है उसको पूरी तरह सॉल्यूशन किया था। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी कंपलसरी, जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है, अर्धवार्षिक का जो पेपर चल रहे हैं उसका अपन सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज आपका 18 तारीख को हिंदी अनिवार्य हिंदी कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसका हाफ ईयरली जो पेपर है वो आज हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं विद आंसर के साथ। और जो क्वेश्चन बताने लायक होंगे मैं उनको बताऊंगा, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपको अपनी किताब से आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला खंड अ दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर बांटा गया है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरीज़ के फूल की तुलना किससे की गई थी। यानी जो सीरीज़ का फूल है वो जो चैप्टर है आपका, है ना, आपका जो चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है वो उसकी तुलना किससे की गई थी। यहाँ पर आंसर नंबर सा राइट हो जाएगा, यानी अवधूत से, सन्यासी से उसकी तुलना की गई थी, ठीक है। सन्यासी से उसकी तुलना की गई थी। इस तरह यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महादेवी यानी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का तो सबको आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या था, लक्ष्मी था उसका वास्तविक नाम, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व सीखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। यानी एक तरह से जो हिंदी भाषा है उसको एक तरह से शुद्ध रूप में बोलने और संबंधी नियमों में एक तरह से नियमों की जो जानकारी देने वाला शास्त्र है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याकरण शास्त्र। आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर बोला गया है टेस्टेमेंट, यानी टेस्टेमेंट का हिंदी रूपांतरण, यानी एक तरह से यहाँ पर हिंदी अनुवाद पूछा गया है पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। किसका, जो पारिभाषिक शब्दावली होती है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपके पास हो गया तो उसमें भी आंसर दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपरेखा नहीं होगा, अनुभाग भी नहीं होगा, संवीक्षा भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वसीयत। टेस्टेमेंट का हिंदी अर्थ होता है वसीयत, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, यानी ये पतंग नामक कविता से ये यहाँ पर आया है। पतंग नामक कविता जो है, ठीक है, उससे ये यहाँ पर लिया गया है। तो पतंग की जो कविता है उसमें बच्चों के बारे में कवि बताते हैं कि वो बच्चे अपने जन्म से ही कपास अपने साथ लाते हैं, अर्थात उनके जो पैर होती हैं वो कैसे होती हैं, कोमल होती हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर स राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, उषा नामक जो कविता है उसके कवि हैं। उषा नामक जो कविता है वो किसने लिखी थी। हरिवंश राय ने नहीं लिखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी नहीं लिखी थी, आलोक धनवानी ने नहीं लिखी थी। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है। यानी मोहनजोदड़ो जो एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, नियोजित शहर है, तो वह एक तरह से किस काल के शहरों में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रकाल के शहरों में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है। यानी आदर्श रूप में जो पत्रकारिता है वह किसका प्रतिबिंब है। तो आदर्श रूप में जो पत्रकारिता है वो ना तो बनावटीपन का है, ना एक तरह से ना तो आंसर डी है, ना आंसर यहाँ पर सा होगा। आंसर यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यथार्थ व वास्तविकता का नाम राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। तो यानी किसी जो घटना होती है उसको अपन सीधा टेलीविजन पर देखते हैं, वो क्या है, लाइव देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यानी पहला आपने देख लिया, पहले क्वेश्चन में एक तरह से 9 भागों में डिवाइड किया हुआ था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए हैं। पहले जो थे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, अब देखते हैं अपन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो इस पर आंसर क्या हो जाएगा, लिपि, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लिपि। लिपि आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ खाली जगह कहलाता है। तो क्या अर्थ कहलाता है, मुख्य अर्थ।
क्या कहलाता है, मुख्य अर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। तो जो लाला लाजपत राय हैं वो कहाँ के शेर हैं, पंजाब के शेर हैं। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। इस कथन में निहित शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार कहलाता है। तो यहाँ पर एक तरह से आंसर मेरे हिसाब से, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अलंकार। एक तरह से अलंकार, एक तरह से चमत्कार कर देते हैं। और आप इसका राइट आंसर भी देख सकते हो अपनी जो पासबुक है उसमें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो यहाँ पर ज्यों ज्यों जो दोबारा आया है, त्यों त्यों यानी जो शब्द हैं वो दोबारा आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या आवश्यक है। एक तरह से जो राष्ट्रीय जागरण है उसके लिए क्या करना जरूरी है। तो राष्ट्रीय जागरण के लिए आपको इसमें से देखना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन है, आज हमारी सबसे बड़ी क्या आवश्यकता है, यानी आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, यहाँ पर पहली लाइन ही दे रखी है, यहाँ पर हो जाएगा आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। तो यहाँ पर पहला आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे की, राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय चरित्र का जो विकास है उसके लिए किसकी आवश्यकता है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ये राइट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अगले की, क्वेश्चन नंबर 4। आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हो रही है। आज हमारी जो कठिनाई है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि क्यों हो रही है, एक तरह से ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट, इसका आंसर होगा यहाँ पर कठिनाइयों में वृद्धि हो रही है, यहाँ से लेकर स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से आसानी से यानी आगे की ओर भाग रहे हैं, इसलिए हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक तरह से 5, लास्ट क्वेश्चन है। इस गद्यांश का प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त तो शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक की मैं बात बताऊं, शीर्षक को आपको कैसे पहचानना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसको आप अपना सकते हो। तो देखिए, शीर्षक एक तरह से कैसे पहचाना जाता है, आप किसी भी गद्यांश को देखें, उसमें कोई ऐसे शब्द देखें जो बार बार आ रहे हो, वही आपके गद्यांश का शीर्षक होगा। देखिए, पहली लाइन में यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन में राष्ट्रीय चरित्र दे रखा है, फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर भी राष्ट्रीय चरित्र दे रखा है, फिर आगे देखते हैं, आगे भी राष्ट्रीय चरित्र देखता है, यानी एक ही जगह पर एक ही गद्यांश में 3 शब्द बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका क्या है, उपयुक्त तो शीर्षक हो जाएगा, राष्ट्रीय चरित्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में अधोलिखित अपठित जो पद्यांश है उसको पढ़कर एक तरह से इसके उत्तर दे दिए। आपको इन गद्यांश पद्यांशों के उत्तर आपको पढ़कर देने हैं। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खंड बा पर आते हैं अपन। खंड बा दे रखा है, तो यहाँ पर एक तरह से 40 से 45 जो शब्दों में उनमें अंक में क्या देना है आपको, यहाँ पर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या एक तरह से आशय है। तो ये क्वेश्चन जनसंचार एवं माध्यम जो आपकी बुक है उससे आया हुआ है। तो इंटरनेट एक तरह से आधुनिक युग में क्या है, जनसंचार का एक माध्यम है। इसमें श्रव्य दृश्य एवं क्या है, इसमें श्रव्य दृश्य एवं मुद्रित तीनों माध्यम आ जाते हैं। ठीक है, और आधुनिक युग में इसको लोग बहुत तेज़ी से एक तरह से रुचि रखते हैं इसमें, तो आपको ये लिखना था इसमें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर त्याग और दान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो काले मेघा जो पानी दे जो चैप्टर था उसमें त्याग करने के लिए, यानी जब लेखक की जो ताई थी वो पानी को व्यर्थ फेंकने के लिए बाहर कहती थी, तो लेखक उसका क्या करता था, विरोध करता था। तो वो उसको बताती हैं कि जीवन में त्याग करना और दान देने के महत्व को उसको समझाती हैं कि त्याग करने से अपन किसी चीज़ को दान में देते हैं, है ना, किसी चीज़ को दान में देते हैं, यानी अपने चीज़ यानी अपने पास जो चीज़ कम होती है और उसको अपन दान में देते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं, बारिश करते हैं। इस प्रकार से इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रब से एवं छोटे ही शोभा पाते हैं से आप क्या समझते हो, इसको इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है, ये बादल राग कविता से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बोला गया है कि जो बारिश होती है एक तरह से क्रांति वाली जो बारिश होती है, उससे एक तरह से मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग वाले जो लोग हैं वो एक तरह से क्या है, वही शोभा पाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनको तो उससे क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना था। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यानी जो मोहनजोदड़ो जो शहर है उसके जो शहर हैं आपके, एक तो आपका
मोहनजोदड़ो का एक तो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसमें से एक मोहनजोदड़ो था, एक हड़प्पा था। तो मोहनजोदड़ो में जो एक खुदाई में एक तरह से शहर मिले हैं, उनमें नगर नियोजन की क्या विशेषता है? एक तरह से उसकी पहली विशेषता तो यही है कि उसमें सीधी एवं आड़ी सड़कों का क्या है, बनावट की गई है। सीधी एवं आड़ी सड़कों की बनावट की गई है। इसे अपन ग्रेड प्लान भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर दूसरी विशेषता ये हो जाएगी कि इसमें जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं। यह स्वास्थ्य के प्रति एक तरह से सचेत रूप का एक तरह से क्या है, आपका बहुत बड़ा एक तरह से उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर देखा गया है। और इसके अलावा आप तीसरा भी लिख सकते हो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक तरह से वहाँ पर मुख्य सड़क के पास किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं है। यह 3 ऐसे कारक हैं जो नगर नियोजन की विशेषता को उजागर करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर खंड नंबर सा आ जाता है ना, सेक्शन नंबर सी। द्विवेदी जी ने, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है और आगे भी दे रखा है, यानी ये क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, ठीक है। इससे आगे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अथवा में कौन सा क्वेश्चन देगा है, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन में क्या अंतर है, यानी जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन में क्या अंतर है। तो ये आपकी आरओ वाली जो बुक है उसका लास्ट वाला चैप्टर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा के बारे में बताया है और श्रम विभाजन के बारे में बताया है। यानी जाति प्रथा जो थी वो आपकी कर्म प्रधान थी, ठीक है, कर्म प्रधान थी। लेकिन लोगों ने समय के साथ इसको श्रम में बांट दिया, यानी जो जाति प्रथा थी वो कर्मों के अनुसार बटी हुई थी, लेकिन समय के बदलने के कारण लोगों ने इसको श्रम विभाजन में बांट दिया। यानी जो लोहार का लड़का होगा वो लोहारी का ही पेशा चुनेगा, है ना। जो सुनार का लड़का होगा वो सोने का ही काम करेगा। इस तरह से उन्होंने क्या है, एक तरह से उसमें बांट दिया, है ना, श्रम विभाजन में बांट दिया। आपको इस तरह से स्पष्ट करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऊषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता की गतिशीलता दी है ना। इसका आंसर भी आपको लिखना है। और यहाँ पर दे रखा है, अथवा में भी दे रखा है, यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा। यानी जो कैमरे में बंद अपाहिज है उसमें एक तरह से जो प्रश्नकर्ता था, एक तरह से इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यूअर था, उसका क्या उद्देश्य था। वह जो उसका अपाहिज का क्या ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, उस अपाहिज का इंटरव्यू लेने के लिए उसका क्या उद्देश्य था, ये पूछा गया है। तो देखिए उसका उद्देश्य एक ही था कि उसकी पीड़ा को उजागर करना और उसको एक तरह से उसकी आंखों को नम करना, ठीक है, जिससे कि दर्शक थे और जो अपाहिज था उनको वो रुला सके और अपने जो प्रसारण पर रूप दिखा सके, ठीक है। आगे दे रखा है, उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार यानी उसका इंटरव्यू किस प्रकार लेते। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यदि हम उसकी जगह होते तो उसकी पीड़ा को एक तरह से उजागर करने की जगह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते, ठीक है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। और आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। सिल्वर वेडिंग कहानी की वर्तमान समय में जो प्रासंगिकता है उसको अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान जो समय है उसमें बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान में एक तरह से जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो आधुनिकता एवं पश्चिमी संस्कृति की तरफ एक तरह से बहुत तेज़ी से भाग रही है। उसके पीछे उसका अंधाधुंध या अनुकरण कर रही हैं। तो एक तरह से भारतीय जो संस्कृति के मूल तत्व हैं वो एक तरह से क्या है, नष्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से वर्तमान समय में जो सिल्वर वेडिंग कहानी है वो एक तरह से एकदम बिल्कुल प्रासंगिक है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव अधिक मिलने चाहिए। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप अथवा में भी कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था अथवा लेखक के पिता का, यानी यहाँ पर पूछा गया है, यानी पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक का या और दत्ताजी राव का रवैया सही था या फिर उसके पिता का। तो देखिए उसके पिता का तो बिल्कुल रवैया सही नहीं था, क्योंकि वो तो उसको लेखक को क्या है, शिक्षा देने की जरूरत था। उसने तो उसका स्कूल से छुड़वा कर खेती के काम में लगा दिया था, ठीक है। और जो दत्ताजी राव थे उन्होंने ही तो उसकी शिक्षा दिलवाई। तो एक तरह से बिल्कुल लेखक और दत्ताजी राव का रवैया एक तरह से पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है फीचर नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है महादेवी वर्मा का, एक तरह से महादेवी वर्मा जो लेखक है उसका परिचय लिखिए, या फिर हरिवंश राय बच्चन जो है उनका परिचय लिखिए। तो यहाँ पर आप किसी का भी लिख सकते हो, हरिवंश राय बच्चन का भी लिख सकते हो, महादेवी वर्मा का लिख सकते हो। महादेवी वर्मा का जन्म एक तरह से 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, फारुखाबाद में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ऐसे लिखना था, ठीक है। इनकी रचनाएं भी आपको लिखनी थी, एक तरह से नीरजा निहार, रश्मि सांदेगी, दीपशिखा यामा, है ना, इस तरह से। हरिवंश राय बच्चन का आपको जन्म याद होगा। हरिवंश राय का बच्चन भी आपको जो थे उनका जन्म शायद 1905 में हुआ था। और इनकी आपको रचना है एक तरह से मधुशाला, मधुबाला, मधुकुलस, इस तरह से रचनाएं आपको लिखनी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है फीचर लेखन की शैली पर प्रकाश डालिए। फीचर लेखन और आलेख अंतर
यानी फीचर लेखन और आलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आलेख और फीचर लेखन का मतलब क्या है? आलेख एक तरह से गंभीर रचनाओं पर आधारित है और इसमें प्रमाणिक गंभीर एवं प्रमाणिक रचनाओं पर आधारित है, जबकि फीचर एक तरह से मनोरंजन, ठीक है, फीचर मनोरंजन और एक तरह से भावनात्मक रचनाएं लिखी जाती है। इस तरह से आपको इसका आंसर करना था। यहाँ पर आपका व्याख्या करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर 2 व्याख्या दी गई हैं अथवा में, ठीक है, ये आपको लिखना था। तो यहाँ पर ये वाली जो व्याख्या है ये आपकी एक तरह से लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से ली गई है। इसको आप कर सकते हो, ये बहुत सरल है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यहाँ पर एक तरह से आपको व्याख्या करनी है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है जो कि आपकी अथवा में दी हुई है। सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है बाजार एक जादू है, यानी ये आपकी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है ना, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। इसमें आपको एक तरह से संदर्भ प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी थी। तो गद्यांश की व्याख्या तो बहुत सरल होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दूसरा अथवा में दे रखा है एक तरह से पंजाबी पहलवानों की जो जमात थी, है ना, इसमें आपको ये कौन सी है? लुट्टन वाली कहानी है, उससे यहाँ पर आई हुई है। जो लुट्टन था और वो जो पहलवान था उसकी कहानी से ली गई है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है अपने विद्यालय हेतु फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय शक्ति हेतु, यानी क्रय शक्ति करने हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। तो आपको इस तरह से एक निविदा लिखना था जिसमें आपको यहाँ पर संस्था का नाम, यहाँ पर पत्रांक क्रमांक और यहाँ पर दिनांक लिख ली थी। यहाँ पर एक तरह से निविदा सूचना लिखनी थी और ठीक है, इस तरह से आपको कुछ ये लिखना था, ठीक है, ये आपको याद होगा। यानी यहाँ पर आपको दिनांक, वो एक तरह से पत्रांक क्रमांक, यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर संस्था का नाम, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर निविदा सूचना, यहाँ पर मुख्य भाग आ जाएगा अपना। यहाँ पर मुख्य भाग आने के बाद में आपको नीचे से कार्य का विवरण, शर्तें और यहाँ पर आपको क्या लिखना था? एक तरह से लास्ट वाला जो होता है आपका हस्ताक्षर, एक तरह से जो भी है वो लिखना था। तो आपको इस तरह से ये लिखना था। बहुत सरल होती है निविदा वगैरह। यहाँ पर अथवा में दे रखा है, देखिए अथवा में दे रखा है सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसकी तिथि में परिवर्तन के हेतु एक विज्ञप्ति, एक तरह से जो विज्ञप्ति होती है उसको तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब विज्ञप्ति तो एक तरह से निविदा से भी बहुत सरल होती है, क्योंकि जो विज्ञप्ति होती है उसमें क्या है, यहाँ पर संस्था का नाम लिखा जाता है, पत्रांक क्रमांक लिखा जाता है और यहाँ पर एक तरह से दिनांक लिखी जाती है। और यहाँ पर क्या है, विज्ञप्ति सूचना, यहाँ पर मुख्य भाग आ जाता है। ना तो इसमें शर्तें लिखी जाती हैं, ठीक है, और ना ही इसमें कार्य का विवरण लिखा जाता है। डायरेक्ट यहाँ पर आकर आप क्या लिख सकते हो? हस्ताक्षर वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, हस्ताक्षर और संस्था का नाम, बस इतना ही लिखना होता है, ये आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निबंध, 19 में आपको निबंध लिखनी है जिसकी सीमा कितनी थी? 300 थी, ठीक है। आप विद्यार्थी जीवन एवं अनुशासन पर लिख सकते थे। नारी, आज की जो नारी शिक्षा है वो आज की आवश्यकता है, इस पर लिख सकते थे। योग, या ना योग के बारे में लिख सकते थे। और स्वच्छता का जो महत्व है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कीजिएगा। बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरल देखा जाए तो यहाँ पर मैंने तो ये लिखा, और नारी शिक्षा आज की एक तरह से आज की आवश्यकता है, ठीक है। इस टॉपिक पर आप एक और है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इससे सिमिलर है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ जो एक तरह से यहाँ पर पेपर को सरल एक तरह से सॉल्यूशन करना था। और यदि आपने इस तरह से आपको जो पेपर है उसको सॉल्व किया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो मार्क्स हैं 70 में से कितने आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।